हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिज़िक्स मेंटर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 5 देखेंगे। अब तक हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज़ लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सीस्मोमीटर, मोशनल ईएमएफ, स्टैटिकली एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह हम देख चुके। अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको अभी इस वक्त स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, उसको टच करके आप ये तमाम पास्ट वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, आज हम लोगों ने ईडी करंट और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को कवर करना है। लेकिन ईडी करंट जो है ये कोई नई करंट नहीं है, बल्कि ये जिसे अब तक हम इंड्यूस करंट कह रहे थे ना, उसी इंड्यूस करंट को ईडी करंट कहते हैं। तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड विद इन बॉडी ऑफ अ मेटल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड एज ईडी करंट। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग अब तक या कॉइल लेते थे या फिर एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते थे, लेकिन एक सॉलिड मेटल जैसे कि एक बड़ा सा सिलेंडर हो या इससे भी बड़ी थिक प्लेट हो मेटल की, तो उसमें जो इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स चेंज की वजह से पैदा होगी उसको हम कहेंगे ईडी करंट। अब इस पिक्चर के अंदर आप नोट करें कि मैंने ये आपकी बुक की पिक्चर है, नॉर्थ साउथ पोल आपको शो किए हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसके अलावा ये सिलेंडर इस डॉटेड लाइन जो है इसके गिर्द रोटेट कर रहा है और उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो जाहिर है उसके ऊपर जो टार्क लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और अगर दूसरी साइड पर देखें तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर टार्क अप्लाई हो रहा होगा। यानी मैंने यहाँ पर दो टार्क्स शो किए हैं। देखें, एक ये है, ये अप्लाइड टार्क है जिसके नतीजे में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, अब चूंकि ये एक मेटल है, मेटल का बना हुआ एक सिलेंडर है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है और ये मूव करेगा, तो इसके मूव करने से फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी और उस इंड्यूस्ड करंट का नाम है ईडी करंट। तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मुताबिक हम डायरेक्शन ऑफ ईडी करंट भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि इस केस में ये देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो गई। हम जानते हैं कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एक तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक वो है जो इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से पैदा होगा और ये लेंज़ लॉ के मुताबिक अपोज करेगा उस वजह को जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो वजह ये है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके, जबकि इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कोशिश करेगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव ना करे, तो वो काउंटर टार्क प्रोड्यूस करेगा। अब ये मैंने उसको इंड्यूस्ड टार्क से रिप्रेजेंट करके ये डायरेक्शन शो की हुई है। ये देखें, एक ये है और दूसरी तरफ इस तरफ आ जाएं, लेफ़्ट साइड पर आ जाएं तो ये है, ये इंड्यूस्ड टार्क है, जबकि ये अप्लाइड टार्क है। ये इंड्यूस्ड टार्क है, ये अप्लाइड टार्क है। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से पैदा होने वाला टार्क कोशिश करेगा कि ये मूव ना करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोशिश करेगा कि ये उसको रोक ले। अच्छा, ईडी करंट जो है उसके चंद एक हमें फ़ायदे भी हैं। मिसाल के तौर पर आपके बहुत सारी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पर और ईडी करंट के प्रोड्यूस होने पर काम करता है। ये हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे चूल्हे भी हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये आजकल दस्तयाब हैं। इनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप इसके ऊपर कोई मेटालिक मटेरियल रखेंगे जैसे सिल्वर वगैरह,
तो ये उसको तो गर्म करेगा, लेकिन अगर आप कोई वुडन या मिट्टी की बनी हुई चीज़ या प्लास्टिक की रखेंगे तो बिल्कुल गर्म नहीं होगा। दरअसल ये ऐसे मटेरियल में इंडक्शन प्रोड्यूस कर सकता है जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे आयरन हो गया वगैरह वगैरह। तो इंडक्शन स्टोव जो हैं, चूल्हे इंडक्शन के उसूल पर काम करते हैं, उनमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है और उस इंड्यूस करंट की वजह से वो हमारा खाना जो है गर्म हो जाता है। अच्छा, आपने कभी ये नोट किया है कि ये जो आपकी बॉडी के पास एक अक्सर सिक्योरिटी चेक्स के ऊपर स्कैनिंग की जाती है, एक कॉइल सी, एक मशीन सी आपके बॉडी के पास से घुमाई जाती है, और अगर आपके पास कोई मेटल का बना हुआ मटेरियल हो जैसे चाबियां वगैरह, तो या आपके बटन मेटल के हों, तो वो फ़ौरन मशीन डिटेक्ट कर लेती है। ये भी ईडी करंट के प्रोड्यूस होने पर काम करता है, क्योंकि मेटेलिक मटेरियल के अंदर ईडी करंट पैदा होती है। उस ईडी करंट की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल इस बंदे की जेब में मौजूद है। अच्छा, जहाँ इतने फ़ायदे बताए हैं तो चंद एक ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो ये कि ईडी करंट की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है, और दूसरा ये कि जितना ज़्यादा ईडी करंट प्रोड्यूस होती है, ज़ाहिर है जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हीट, तो हमारा जो मटेरियल है वो गर्म हो जाता है। इसके फ़ायदे भी मैंने आपको हीटिंग के बताए, जैसे खाने का पकना, लेकिन इसका अगर ये किसी मेटालिक कंडक्टर जैसे कि ट्रांसफार्मर, जैसे कि मोटर्स वगैरह, जैसे कि और जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि इंडक्शन के उसूल पर काम करते हैं, उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से अक्सर डिवाइसेस के जलने का ख़तरा होता है। तो ये चंद एक ड्रॉबैक्स भी हैं। अब फ़ायदे तो अपनी जगह, लेकिन अगर हम चाहें कि ईडी करंट को कम करें तो रिड्यूस करने का तरीका ये है कि आप बजाय इसके कि सॉलिड मेटल को इस्तेमाल करें, उसके बजाय आप उसी मेटल के पार्ट्स छोटे 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 स्लाइसेस बना दें, और तमाम स्लाइसेस को इंसुलेशन उसके ऊपर अप्लाई कर दें, और फिर दोबारा से उनको जोड़ दें। तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्टाकिंग बुक के अंदर। स्टाकिंग का मतलब है या लेमिनेशन भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप उसी मटेरियल को छोटे 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 पार्ट्स बना दें। मैं आपको पिक्चर के ज़रिए शो करता हूँ। देखें, एक पिक्चर आपकी बुक के अंदर ये है कि ये एक मेटल का पीस है बहुत बड़ा। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, ये ईडी करंट है। उसके फ्लो करने से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब अगर इसके बजाय हम इसी मेटल को, ये जहाँ मेरा एरो घूम रहा है, इस तरह काट लें, ये पिक्चर को देखें, इस पिक्चर को, इसके अंदर अगर हम इसको इस तरह काट लें और ये तमाम पार्ट्स जो हैं इनको एक दूसरे से इंसुलेट करके दोबारा जोड़ दें, देखें ये आपस में फिजिकली टच कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है। सो इसके अंदर पैदा होने वाली ईडी करंट इसी के अंदर घूमती रहेगी, इसके अंदर एंड सो ऑन, यानी ये वाली ओपनली पूरे कंडक्टर में फ्लो नहीं कर सकती। इसलिए ईडी करंट की वजह से पैदा होने वाली हीट के इफेक्ट को इस तरह से कम किया जा सकता है। एक और बुक की पिक्चर देखते हैं। देखें, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर आपको शो किया गया है, जिसको हम एक छोटे 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 स्लाइसेस बनाएंगे, लेमिनेशंस। देखें, ये बनी हुई, ये एक सिंगल लेमिनेशन है। फिर इसी तरह बहुत सारी बना के और इनको दोबारा आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इससे हमारा ईडी करंट का हीट वाला इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट, ये कम हो जाता है। तो जहाँ डिज़ायर्ड नहीं होती वहाँ पर हम लेमिनेशन करके, स्टाकिंग करके उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं एक पिक्चर आपको फिर दोबारा से दिखा दूं। देखें, ये पूरा सिलेंडर है, ये भी आपकी बुक में मौजूद है, और उस सिलेंडर को इस्तेमाल करने के बजाय, जिसके अंदर इतनी बहुत सारी ईडी करंट प्रोड्यूस होनी है और लॉस होना है, इसके बजाय हमने ये देखें कॉइन्स से बना लिए। तो ये था जी छोटा सा टॉपिक आपका ईडी करंट, उसके फ़ायदे, उसके नुकसानात और उसके चंद एक एप्लीकेशंस। अब आ जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की तरफ। क्या आपको पता है कि साइकिल के पिछले टायर के पास एक डायनेमो छोटी सी लगी होती है। ये डायनेमो जब टायर को टच करते हैं तो साइकिल के आगे लगी हुई लाइट जलती है। जितना आप तेज़ इसको साइकिल को चलाएंगे उतना डायनेमो तेज़ी से घूमती है और उतना ज़्यादा तेज़ लाइट जलती है। तो एग्जैक्टली अगर हम डायनेमो के ही असूल को देखें तो उस पे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बना हुआ है। अब क्या है कि
अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है। अगर आप इसकी शक्ल को देखेंगे तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड की अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक कॉइल पड़ी हुई है। इसकी फ़िलहाल तो एक सिंगल टर्न आपको नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली एक सिंगल टर्न नहीं होती बल्कि बहुत सारी टर्न्स होती हैं जिनको एक आयरन के ऊपर यानी मेटल के ऊपर लपेटा होता है। तो इस आयरन के ऊपर कॉइल्स को लपेट लें तो इस कॉइल और आयरन के असम्बली को बोलते हैं आर्मेचर, इसको आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, अब आप इस कॉइल को नोट करें कि इसका एक टर्मिनल जो है एक एंड आकर इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इस रिंग को कहते हैं स्लिप रिंग, और इसका दूसरा सिरा आकर इसमें से गुजर के इस दूसरे स्लिप रिंग को टच कर रहा है। तो पहली चीज़ इसका आर्मेचर हुआ यानी कॉइल्स प्लस आयरन, फिर दूसरी चीज़ ये मैग्नेटिक फील्ड की अरेंजमेंट हुई, तीसरी चीज़ ये स्लिप रिंग हुए, अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स, एंड ये चौथे नंबर पे आपको ये जो ब्लैक कलर की नज़र आ रही हैं इनको बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। तो इसके अंदर ये कॉइल घूमती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और ये जो दो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं ये आप जिस लोड के साथ भी कनेक्ट करेंगे जैसे पंखा, लाइट वगैरह, तो ये उसको जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसको ट्रांसफ़र कर देगा। सो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये किस उसूल पर? ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पर काम करता है। क्या आप जानते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना होता तो ये आपके घरों में मौजूद तमाम वॉशिंग मशीनें, जो हर वो चीज़ जिसके अंदर इंडक्शन मोटर लगी हुई है, हर वो चीज़ जहाँ पर इंडक्शन का उसूल काम करता है, ये तमाम चीज़ें ना होती, जनरेटर, मोटर वगैरह ये बिल्कुल ना होते। इनका वजूद में आना इसी की वजह से मुमकिन हुआ है, फैराडेज लॉ की वजह से। अच्छा, और चूंकि ये कंडक्टर है, ये जो कॉइल है ये कंडक्टिंग मटेरियल है और ये मूव कर रहा है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है। सो मैंने ये भी यहाँ पे मेंशन किया कि ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की एग्जांपल है। मैंने इसके चंद एक पार्ट्स इंपॉर्टेंट जिनकी इंपॉर्टेंस अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी वर्किंग ऑफ द जनरेटर में आर्मेचर बता दिया, और स्लिप रिंग्स वो भी आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, एक एंड कॉइल का एक के साथ दूसरे के साथ दूसरा जुड़ा होता है। फिर कार्बन ब्रशेस जो आपको नज़र आ रहे हैं ये लोड को ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू कॉइल, और इसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड की अरेंजमेंट भी आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, ये आपकी टेक्स्ट बुक की पिक्चर है जिसमें वही सब कुछ दोबारा से दिखाया है। देखें ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये कॉइल, इसका एक एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स हैं। यहाँ पे ये B1 B2 कार्बन ब्रशेस हैं, और उससे आगे ये जो सोर्स है वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है लोड की तरफ। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ी सी मैथमेटिकल स्टेप्स से गुजरते हैं। देखें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैथमेटिकली आपने यूँ ऑलरेडी देखा हुआ है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट A के बराबर होता है, तो मैंने उससे रिप्लेस कर दिया, BA cos थीटा लिख लिया। अब BA को हम बाहर ले जाएंगे, साइड पे कर देंगे, जबकि आपने थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से पढ़ा होगा। तो मैंने यहाँ पर cos थीटा के बजाय cos ओमेगा टी कर दिया और BA को साइड पे करके बाहर लिख दिया। अब मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है जिसके मुताबिक डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ cos ओमेगा टी बराबर होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी के। चूँकि आपने मैथमेटिक्स अभी नहीं पढ़ी हुई तो मेडिकल के स्टूडेंट्स को यहाँ पाकिस्तान में नहीं पढ़ाते, लिहाजा आपको ये फार्मूला एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। तो डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ cos ओमेगा टी बराबर होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, दो नेगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएगा, या तो NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये वो EMF है जो कि इंड्यूस्ड EMF पैदा हो रही है उस जनरेटर के अंदर कॉइल के घूमने से। अच्छा, अब ये जो NAB ओमेगा है ये अगर हम इकट्ठा कर लें तो इनको मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF से रिप्रेजेंट करते हैं। बाज़ दफ़ा आपको E मैक्स से रिप्रेजेंट होता हुआ नज़र आएगा, बाज़ जगह E नॉट से नज़र आता है। हमारा चूँकि टेक्स्ट बुक में E मैक्सिमम से रिप्रेजेंटेड है तो मैंने NAB ओमेगा सबको मिलाकर एक ही सिंबल इस्तेमाल किया, E मैक्स, और बाकी अपनी जगह पे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर
5 में और चैप्टर नंबर 8 ऑफ द फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी ये बात भी पड़ी हुई है कि यहाँ पर ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये आपके जनरेटर के अंदर ये जो कॉइल है ना इसके घूमने की रफ्तार है, ये कितने रेवोल्यूशंस कवर करती है पर सेकंड। तो इसको हम ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी भी लिखेंगे। अब ये मैं अगर पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, तो देखें मेरे पास कुछ इस तरह से ये इक्वेशन आ जाती है जिसे मैंने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगला स्टेप ये है कि हमने इस जो इक्वेशन 2 है इसका बिहेवियर चेक करना है। दरअसल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा और कॉस थीटा ये दो ऐसे फंक्शन हैं जिनको बोलते हैं साइनोसॉइडली वेरिंग फंक्शंस। तो इनका जो बिहेवियर है ये अब आपको ग्राफिकली समझना है। पहले मैं आपको मैथमेटिकली समझा देता हूँ, फिर डायग्रामेटिकली और फिर इन बातों को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। देखें मैं 5 मुख्तलिफ टाइम्स पे, 5 मुख्तलिफ औकात पे इसका बिहेवियर चेक करूँगा। ये जो कैपिटल टी है ये टाइम पीरियड है, एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में जितना वक्त लगता है उसको मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो स्मॉल टी है ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। मैं ये बदलता जाऊंगा और यहाँ पर वैल्यू पुट करता करता इसका बिहेवियर चेक करता जाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0, ये मेरा पहला स्टेप है। जब मैं t इज इक्वल टू 0 का मतलब है अभी टाइम स्टार्ट हुआ, मेरी कॉइल कुछ इस तरह से पड़ी हुई थी। जब t की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो 0 इससे मल्टीप्लाई होकर साइन 0 बनाता है। साइन 0 0 के बराबर होता है तो EMF मेरे पास इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करने पर 0 निकल आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब ये कॉइल इस ओरिएंटेशन में होती है, वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती है, तो उस वक्त EMF की वैल्यू 0 होती है। आपने सिर्फ 2 चीज़ें जहन में रखनी है। t इज इक्वल टू जब 0 पुट किया तो EMF इस इक्वेशन 2 ने मुझे 0 दे दी। अब t की वैल्यू टाइम पीरियड बाय 4 पुट करते हैं, t बाय 4। अच्छा, अब इस इक्वेशन 2 में जब मैं पुट करूंगा तो देखें 2 पाई बाय टी अपनी जगह पे वैसे ही लिखा हुआ है। स्मॉल टी की जगह मैंने t बाय 4 पुट किया। कटिंग करने के बाद मेरे पास पाई बाय 2 बचता है। साइन ऑफ पाई बाय 2 का मतलब है साइन 90। पाई बाय 2 साइन 90 डिग्रीज के बराबर होता है, तो साइन 91 है। सो मेरे पास 1 जब मल्टीप्लाई होगा ई मैक्सिमम से तो EMF मेरे पास मैक्सिमम आ जाएगी। ये वो मौका है जब आपकी कॉइल हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है। इस वक्त ये देखें ये वर्टिकल ओरिएंटेशन है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ी हुई है। अच्छा, इसके बाद ये 2 हो चुके। अब तीसरा चेक करते हैं कि जब टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा, जब हाफ ऑफ टाइम पीरियड यानी आधा चक्कर ये पूरा कर चुकी होगी तो ये एक दफ़ा फिर से ये वर्टिकल पोजीशन में ये होगी। तो जब t बाय 2 यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 2 में तो t कैंसिल, 2 कैंसिल, पाई बचता है। तो साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री 0 के बराबर होता है। तो एक दफ़ा फिर EMF 0 आ गई। देखें t बाय हाफ है तो EMF फिर से 0 निकल आई। एक और चेक करते हैं। अब जब 3t बाय 4 3 टाइम्स टाइम पीरियड बाय 4 पुट कर देता हूँ तो उस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करने पर मेरे पास एक दफ़ा फिर से कटिंग वगैरह करने के बाद 3 पाई बाय 2 आता है। 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270 डिग्रीज और साइन 270 जो है -1 के बराबर होता है। ये मैंने जब इधर पुट किया तो मेरे पास माइनस ई मैक्सिमम आ गया। ये वो टाइम है जब आपकी कॉइल एक दफ़ा फिर से हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है। तो जब ये चौथा मौका है जब मैंने टाइम की वैल्यू 3t बाय 4 पुट कर की तो मेरे पास EMF ये निकल आई। ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि इस वक्त EMF की जो डायरेक्शन है वो उलट चुकी है। पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव आया। अच्छा, अब लास्ट ये है कि जब टाइम बराबर हो जाता है पूरा टाइम पीरियड के, तो ये जब मैं t इज इक्वल टू टी पुट करता हूँ तो t से कैंसिल 2 पाई बचता है। साइन 2 पाई जो है वो 0 के बराबर होता है। फिर 0 जो है मल्टीप्लाई होके सब कुछ 0 कर देगा और EMF मेरे पास 0 निकल आएगी और कॉइल हमारी एक दफ़ा फिर से वर्टिकल पोजीशन में होती है। ये 5 की 5 बातें जब मैं इकट्ठी करूँ ना तो कुछ इस तरह से आपकी बुक वाला मुझे कहता है। देखें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, वर्टिकल पोजीशन में थी, ये वो टाइम था जब t इज इक्वल टू 0 था। तो देखें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर टाइम की वैल्यूज देखें प्लॉटेड हैं 0, t बाय 4,
कैपिटल टी बाई 2, 3t बाई 4 और ये पूरा टाइम पीरियड। और यहाँ पर आपको कॉइल की ओरिएंटेशंस मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं हर टाइम के ऊपर। तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू देखें जब टाइम 0 था हमने पुट किया था तो ईएमएफ 0 निकली थी। तो यहाँ पर ईएमएफ देखें यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई। जब कॉइल की ओरिएंटेशन ज़रा देख लें कि वर्टिकल थी। जब टाइम पीरियड का चौथाई टाइम गुजर चुका तो उस वक्त हमारे पास ईएमएफ प्लस ई मैक्सिमम निकली थी और कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी, ये देख लें। फिर उसके बाद हमने तीसरे स्टेप में जब t बाई 2 पुट किया था, स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2, तो एक दफ़ा फिर ईएमएफ 0 निकली थी। ये देखें अब भी ग्राफिकली भी 0 निकल रही है और कॉइल एक दफ़ा फिर वर्टिकल पोजीशन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा अगले स्टेप में आकर देखें तो ईएमएफ नेगेटिव में निकली थी और कॉइल फिर से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी जब टाइम 3 कैपिटल T डिवाइडेड बाय 4 के बराबर गुजर चुका था। और लास्ट 5वें स्टेप में जब टाइम पीरियड के बराबर गुजर गया तो उस वक्त ईएमएफ फिर 0 हमारे पास निकली थी और कॉइल वर्टिकल पोजीशन में थी। तो ये है ईएमएफ का बिहेवियर। ये जो बिहेवियर है ना इसको बोलते हैं साइनोसाइडल बिहेवियर। साइन फंक्शन जो है ना और कॉज फंक्शन ये साइनोसाइडल फंक्शंस हैं। साइन फंक्शन हमेशा 0 से स्टार्ट करता है, इसलिए साइन थीटा आपको अपीयर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप इस तरह भी देख सकते हैं, देखें ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पर अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने ईएमएफ प्लाट किया है, यहाँ टाइम प्लाट किया है। टाइम इज इक्वल टू 0, कैपिटल T बाई 4, कैपिटल T बाई 2, 3t बाई 4 और पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड। यहाँ पर ईएमएफ की 0 वैल्यू जब चौथाई टाइम पीरियड गुजरा तो मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर 0, फिर मैक्सिमम नेगेटिव, फिर 0। तो ये पांचों आपको इस ग्राफ में भी नज़र आ रहे हैं, बुक वाले में भी और यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह भी लिख सकते हैं और NAB ओमेगा को मैंने आपसे कहा शॉर्टकट में E मैक्स से रिप्रेजेंट कर लें या E नॉट से, तो ये हो गया EMF, इंड्यूस्ड EMF। और अगर मैं ओम लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय R कर दूं तो ये सारी वैल्यू EMF की वैल्यू यहाँ पुट करने से मेरे पास यूँ आ जाता है और ये E मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल मुझे करंट दे देता है, V बाय R से करंट मिलती है। सो ये I नॉट साइन ओमेगा टी ये अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर आपको शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज के 2 टॉपिक्स। आज के दिन हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया है, ईडी करंट और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये आपने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं इस स्क्रीन के राइट साइड पर प्लेलिस्ट दे देता हूँ, आप उसको टच करके मेरे इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने टॉपिक मैंने शुरू में मेंशन किए थे वो सब के सब तफसील से देख सकते हैं, ये सारे के सारे। तो क्योंकि ये तरतीब से ही देखने पर समझ आएंगे। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।